पिछले पार्ट में हमने देखा कि ह्यम्योंग ने पार्क को मारने के लिए घटिया चालों का सहारा लिया, लेकिन उन सब के बावजूद पार्क ने नेक्सस की पूरी एलीट फोर्स को हरा दिया और अब उसके सामने खड़ा है नेक्सस का सबसे तेज बॉक्सर। दूसरी तरफ चॉय अपनी बाइक पर डोंग हयुन को लेकर निकलती है, लेकिन अफसोस के साथ बताती है कि टॉप स्पीड पर जाने के बावजूद उन्हें वहां पहुंचने में अभी भी 1 घंटा लगेगा। वह रास्ते में कुछ लड़कों का जिक्र भी करती है और फिर अचानक एक जगह बाइक रोक देती है। डोंग हयुन तुरंत पहचान जाता है कि ये इंचन के आदमी हैं। तभी इंसू आगे आता है और कहता है कि उसने हैकर्स का काम पहले ही निपटा दिया है। फिर वह सबको तुरंत आगे बढ़ने का आदेश देता है। चॉय ग्रिन करती है और पूरी गैंग पार्क की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर स्कूल में पार्क की भिड़ंत अब नेक्सस के सबसे तेज फाइटर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन हालात बुरे थे। पार्क जो भी पंच मारता, एक भी हिट कनेक्ट नहीं होती। वह आदमी बिना एफर्ट के उसकी हर मूव पहले ही पढ़ लेता है। असल में फाइट शुरू होने से कुछ मिनट पहले मन ने अपने फास्टेस्ट मैन को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसने कहा था कि पार्क पहले से एग्जॉस्टेड है और अपने दोस्त को बचाने की जल्दी में भी है, यानी वह जल्दबाजी करेगा। और मन के हिसाब से जल्दबाज पार्क को पढ़ना बहुत आसान होगा। इसलिए उस फाइटर को आदेश दिया गया था कि वह पार्क को बस झांसा देता रहे, डिस्टेंस बनाए रखे और जितना हो सके उतना टाइम भाई करे। पहले तो उस फाइटर को यह प्लान बेवकूफ़ी लगा, लेकिन मन ने उसे समझाया कि सामने पार्क है, इसलिए चाहे जीत पक्की क्यों न लगे, फिर भी उसे ओवरडू नहीं करना है। थोड़ी देर बाद वह इम्पेशेंट हो जाता है और अचानक पार्क को एक जब मारता है। उसे पता था कि पार्क इस पंच को पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आम मार्शल आर्टिस्ट्स अटैक करने से पहले अपने पूरे बॉडी मूवमेंट से संकेत दे देते हैं, लेकिन यह आदमी अलग था। वह पंच पहले फेंकता था और उसका बॉडी मूवमेंट बाद में फॉलो करता था, यानी पार्क उसके पंच आने से पहले कुछ गैस ही नहीं कर सकता था। फिर वह एक और क्रेजी पंच मारता है और पार्क को पीछे धकेल देता है। अब वह सोचता है कि यहीं फाइट खत्म कर दे, लेकिन तभी उसे मन के ऑर्डर्स याद आ जाते हैं। वह पीछे हट जाता है, दांत भींचता है और सोचता है कि पार्क जैसे आदमी में आखिर इतना हाइप किस बात का है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वह पार्क के स्टमक पर किक मारता है। पार्क अब क्लियरली एग्जॉस्टेड था, लेकिन इसके बावजूद वह हमला करना नहीं छोड़ता। वह जो भी थ्रो कर सकता है करता रहता है। दूसरी तरफ वह कॉम्बटेंट हर मूव डॉज करता है और पार्क का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू बस एक दिमागर अहित जानवर है। अब वह कॉकी हो जाता है और मान लेता है कि जीत लगभग उसकी है, लेकिन तभी अचानक वह खुद दीवार से जा टकराता है। वह काम तो रहता है, लेकिन मानता है कि पार्क ने उसे पीछे धकेलने के लिए चालाक मूव खेला है। पार्क फिर अटैक करता है, लेकिन वह उसे फिर डॉज कर देता है। फिर स्मर्क करते हुए कहता है, उसे क्रेजी पंच मारने के लिए स्पेस की भी जरूरत नहीं है। वह लड़ाका फिर 1 इंच पंच मारने की तैयारी करता है और पार्क को चैलेंज देता है कि अगर बच सकता है तो बच कर दिखाए। पार्क वह भयानक पंच सीधे खा लेता है और पीछे जा गिरता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर उठ खड़ा होता है और उस आदमी पर झपट पड़ता है, जैसे अब उसे खत्म करके ही रुकेगा। यह देखकर वह कॉम्बटेंट ताना मारता है कि शायद पार्क के पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। फिर वह वही पंच दोबारा मारता है। हंसते हुए वह पूछता है कि क्या पार्क ने कभी इतना फेमस पंच देखा भी नहीं। फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, अब कैसा लग रहा है, लेकिन पार्क शांत रहता है और फिर से उसकी तरफ चार्ज कर देता है। अब वह आदमी सच में फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि उसके अटैक्स पार्क को स्लो ही नहीं कर रहे थे। तब वह पार्क को एक और चाल का सामना करने को कहता है और एक साथ कई पंचेस बरसाने लगता है। वह लगातार मारता जाता है, लेकिन तभी अचानक पार्क उसका आर्म पकड़ लेता है। फिर गुस्से से भरी आंखों के साथ वह कहता है, अपनी बकवास बंद कर। बस उसके बाद पार्क उस आदमी को बुरी तरह रेक करना शुरू कर देता है। उधर मन को खबर मिलती है कि 2nd फ्लोर ऑलरेडी डाउन है। यह सुनकर वह हैरान तो होता है, क्योंकि उसे अपने फाइटर से इससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। वह अंदाजा लगाता है कि शायद उस कॉम्बैटेंट ने उसके ऑर्डर्स भूलकर कोई बेवकूफ़ी कर दी। फिर भी वह खुद को समझाता है कि कम से कम उसने पार्क को कुछ डैमेज तो दिया ही होगा। और सबसे बड़ी बात, मन ने ऊपर की अगली फ्लॉज पर पहले से ही पूरा सेटअप कर रखा था, यानी पार्क को घायल होने के बावजूद और भी लड़ाइयां लड़नी ही पड़ेंगी। मन को पूरा भरोसा था कि अब जाकर पार्क टूटना शुरू करेगा, लेकिन तभी इन्फॉर्मेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि 3rd फ्लोर भी डाउन हो चुका है। यह सुनकर मन सच में शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या फ्लोर 2 वाला फाइटर इतनी बुरी तरह फेल हो गया। अब उसे लगने लगता है कि अगर 2 फ्लोर्स इतनी जल्दी गिर चुकी हैं तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो चुका है। और सच में कुछ ही देर में 4th फ्लोर भी रेक हो जाता है। यह देखकर मन योंग हंस पड़ता है। किसी अजीब वजह से उसे यह सब अच्छा लग रहा था। फिर ईवल फेस के साथ वह कहता है कि उसे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज उसे मन को वुस की तरह बिहेव करते देखने का मौका मिल रहा है। यह सुनकर मन भड़क उठता है।
वह गुस्से में उसे आदेश देता है कि अब सीरियसली बिहेव करे, क्योंकि पार्क कुछ ही देर में रूफटॉप तक पहुंच जाएगा। लेकिन मन योंग अपनी यूजुअल कॉकी टोन में उसकी बात टाल देता है। वह कहता है, बोलने से पहले सोच लिया कर। फिर वह उसे आदेश देता है कि वह बस अपने गूंज के साथ बैठकर देखे और एंजॉय करे कि वह पार्क की जिंदगी कैसे खत्म करता है। तभी इन्फॉर्मेंट फिर बताता है, पार्क अब लगभग 4th फ्लोर तक पहुंच चुका है। उसी दौरान एक गूंज चाकू लेकर पार्क पर हमला करता है, लेकिन पार्क उसे भी बिना मुश्किल के तुरंत निपटा देता है। एक और गून हथियार लेकर पार्क पर झपटता है, लेकिन बीस्ट अब किसी पर दया दिखाने के मूड में नहीं था। पार्क बिना मर्सी के उसका आर्म तोड़ देता है और तुरंत उसे भी खत्म कर देता है। इन सब के बाद वह आखिरकार रूफटॉप तक पहुंच जाता है, जहां मन योंग और उसके गूंज पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। पार्क आते ही सीधे मुद्दे पर आता है। चेहरे पर टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ वह पूछता है, मेरा दोस्त कहाँ है? लेकिन मन योंग बस मलिशसली हंसता है और सच बता देता है, वह फोटो पूरी तरह फेक थी, यानी पार्क खुद चलकर सीधे एक डेथ ट्रैप में आ गया था। अगले ही पल उसकी तरफ एक नेट फेंका जाता है। पार्क उसे आते हुए देख तो लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह उसमें फंस जाता है। तुरंत गूंज आगे बढ़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। पार्क दांत भींचता है और गुस्से में चीख उठता है। तभी अचानक मन योंग को दूर से बाइक इंजन्स की आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर देखता है और उसी पल उसके चेहरे पर शॉक और फियर दोनों जम जाते हैं, क्योंकि स्कूल की तरफ एक बड़ी बाइकर गैंग तेजी से बढ़ रही थी और उनके साथ था डोंग हायुन। डोंग हायुन चॉय से कहता है कि उसे यहीं ड्रॉप कर दे। चॉय मुस्कुराती है और उसे लिटरली एक इंसेन लैंडिंग दिलाती है। जमीन पर उतरते ही डोंग हायुन आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। उसी के साथ इंचन के आदमी भी फाइट में कूद पड़ते हैं। इंसू जोर से आदेश देता है, डोंग हायुन आगे बढ़े और अपने दोस्त को बचाए, बाकी यहाँ के लोग वे संभाल लेंगे। यह सुनकर डोंग हायुन उन्हें थैंक्स कहता है और सीधे पार्क की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर मन योंग पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह डोंग हायुन को स्नीकी राट कहकर गाली देता है। उसी बीच इंसू अपनी बाइक का इस्तेमाल करके सामने की आर्मी को पीछे धकेलता है, ताकि डोंग हायुन आसानी से अपने होमी तक पहुंच सके। गूंज उसे ट्रेटर कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन बाइकर्स उनकी बात इग्नोर कर देते हैं और लड़ाई जारी रखते हैं। अब मन योंग का राइट हैंडमैन भी फाइट में कूद पड़ता है और कई आदमियों को पीटने लगता है, लेकिन तभी डोंग हायुन का किक सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है और उसी एक वार में उसकी सारी कॉकीनेस टूट जाती है। दूसरी तरफ इंसू अपने आदमियों को कमांड्स दे रहा होता है। तभी कोई उसे किक मारने की कोशिश करता है। वह बेयरली टाइम पर उसे ब्लॉक कर पाता है। उसके सामने आता है मन ली, जो एरोगेंट एटीट्यूड के साथ उसे ग्रीट करता है, लेकिन उसी पल डोंग हायुन बीच में आकर उस पर हमला कर देता है। तब वह आदमी डोंग हायुन से कहता है कि वह पार्क को बचाने पर फोकस करे, क्योंकि उनके बीच लड़ने की कोई वजह नहीं है। वह साफ बताता है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में है, इंसू को लेसन सिखाने में। यह सुनकर इंसू भी तैयार हो जाता है। वह डोंग हायुन से कहता है कि वह आगे बढ़ता रहे, क्योंकि यहाँ का सब कुछ वह खुद संभाल लेगा। डोंग हायुन उसकी बात मानता है और पार्क की तरफ निकल जाता है। उधर मन अंदर ही अंदर राहत महसूस करता है, क्योंकि अब आखिरकार उसे मौका मिल गया था अपना सारा गुस्सा इंसू पर निकालने का। वह स्कार्फ एस्ट आदमी भी तैयार हो जाता है और दोनों आमने सामने मुक्के चलाने लगते हैं। उधर रूफटॉप पर मन योंग नीचे का सीन देखकर फ्रस्ट्रेट तो होता है, लेकिन फिर अचानक खुद को काम कर लेता है, क्योंकि उसे अब भी पूरा भरोसा था कि उसका प्लान आखिर तक परफेक्टली काम करेगा। वह अपने गूंज को आदेश देता है, पार्क को खत्म करो, और फिर वे सब वुडन बैट से पार्क पर टूट पड़ते हैं। इतना डैमेज खाने के बावजूद पार्क धीरे धीरे नेट को ऑलमोस्ट तोड़ देता है। यह देखकर मन योंग अपने गूंज को भी क्रैपी कहकर गाली देता है और खुद बैट लेकर पार्क पर हमला करने आगे बढ़ता है। उसी वक्त पार्क आखिरकार खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन मन योंग को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह पूरी ताकत से बैट घुमाता है, लेकिन उसी पल पार्क भी उसे हिट कर देता है। तभी गूंज फिर से पार्क को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। अब मन योंग का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह अपनी पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और पार्क की लाइफ खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वह पागलों की तरह झपटता है। इरादा साफ था, पार्क की आंखें निकाल देना, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि पार्क उसे अपने से नीचे समझे। लेकिन तभी डोंग हायुन फाइनली पहुंच जाता है और सीधा उसके चेहरे पर एक किक मारकर उसे रोक देता है। फिर वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर कहता है कि पार्क ऐसे क्रैपी गूंज के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहा है। इस पर पार्क हल्की स्माइल के साथ जवाब देता है, उसने जानबूझकर कुछ लोग रेडहेड के लिए छोड़े थे। बस फिर दोनों एक साथ टीम अप करते हैं और गूंज की पूरी आर्मी को बिना खास एफर्ट के रैक करना शुरू कर देते हैं। अब पहली बार फाइट की टाइड उनके फेवर में पलट जाती है। यह देखकर मन योंग अपना आपा खो देता है। वह फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसने लगता है और बदला लेने के लिए पागलों की तरह कुछ करने का फैसला करता है। फिर वह अपने रिस्ट पर एक रोप बांधता है
अगले ही पल वह डोंग हायुन पर झपटता है और उसे अपने साथ रूफटॉप से नीचे खींच लेता है। कूदते हुए वह डोंग हायुन को नीचे फेंक देता है और खुद रोप पकड़कर लटक जाता है, लेकिन डोंग हायुन भी उसके पैर को कसकर पकड़ लेता है। अब मन योंग पूरी तरह जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। वह डोंग हायुन का ग्रिप छुड़ाने के लिए बार बार उसके सिर पर वार करता है। फिर वह उसे पनिशमेंट बताते हुए कहता है, उस जैसे कचरे को फिर कभी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह सिर्फ जमीन पर रेंगना है। लेकिन डोंग हायुन हार नहीं मानता। वह वॉल पर पैर जमाता है और पूरी ताकत से खुद को धक्का देता है। फिर वह उस शिटी विलन का मजाक उड़ाता है और विंडो तोड़कर अंदर जा गिरता है, जबकि मन योंग का सिर सीधा वॉल से टकरा जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह रैक हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं नहीं रुकती। जैसे ही वह दोबारा रूफटॉप की तरफ खींचा जाने लगता है, उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर भर जाता है, क्योंकि ऊपर रोप को खींच रहा था पार्क। और इस बार पार्क सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह रेज से भरा हुआ था और ठान चुका था कि अब वह मन योंग को उसका असली लेसन देगा। मन योंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क रोप को इतनी जोर से खींचता है कि वह सीधा वापस उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। और अगले ही पल पार्क का पंच सीधा उसके सिर पर पड़ता है। मन योंग फिर से उड़ता हुआ दूर जा गिरता है, लेकिन पार्क रुकता नहीं। वह रोप को एक बार फिर खींचता है और उस शिटी विलन को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तभी डोंग हायुन बीच में आकर पार्क को रोक देता है। वह कहता है कि वह पार्क का गुस्सा समझता है, लेकिन उसका अपना हिसाब भी बाकी है। पार्क उसे देखता है और फिर उसे 5 मिनट दे देता है। बस यह सुनते ही डोंग हायुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब वह सीधे मन योंग के सामने खड़ा होता है, पुराने सारे हिसाब चुकाने के लिए। लेकिन वह ट्रैश स्कमबैग अब भी अपनी बकवास बंद नहीं करता। वह घबराहट और फ्रस्ट्रेशन में पलटकर फाइट करने की कोशिश करता है और ताना मारते हुए पूछता है, क्या तुम लोग खुद को हीरो समझते हो और मुझे अपनी कहानी का विलन? फिर वह डोंग हायुन को हिट करता है और कहता है कि वे दोनों लूजर्स हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि वे वीक थे। उसके मुताबिक पास्ट की बातों पर ऐसा रिवेंज लेना अनफेयर है। लेकिन डोंग हायुन उसकी एक नहीं सुनता। वह सीधा उसका चेहरा रेक कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद कर। फिर वह उसे लगातार किक्स मारता है और साफ कर देता है, तू कभी जीता ही नहीं था। वह मन योंग की हर हरकत को कावर्डिस कहता है और उसके मुंह पर बोलता है कि वह एक बड़ा ट्राशी स्कमबैग है। तभी पार्क भी खुद को रोक नहीं पाता और मन योंग पर एक पंच जड़ देता है। यह देखकर डोंग हायुन इरिटेट हो जाता है और उसे पीछे हटने को कहता है, क्योंकि उसके 5 मिनट अभी पूरे नहीं हुए थे। पार्क हल्का सा सॉरी बोलता है, लेकिन सच यह था कि वह खुद को रोक ही नहीं पाया। और फिर अगले ही पल दोनों साथ मिलकर मन योंग को पीटना शुरू कर देते हैं। अब मन योंग सच में डर जाता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों मिलकर उसके पूरे बॉडी को तोड़ देते हैं, यहां तक कि उसके तीत भी तोड़ देते हैं। अब हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मन योंग डोंग हायुन की लेग पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह प्रॉमिस करता है कि अब वह कभी उनके सामने नहीं आएगा। वह बुरी तरह डेस्परेट होकर कहता है, बस इसे एक बार छोड़ दो। लेकिन पार्क जानता था कि यह सब बुलशिट है, इसलिए वह एक मेटल रॉड उठाकर डोंग हायुन को थमा देता है। उसका मैसेज साफ था, इस बार उसे बोलकर बचने नहीं देना है। डोंग हायुन रॉड को कसकर पकड़ता है। मन योंग लगातार भीख मांगता रहता है और डोंग हायुन लगभग उसकी लेग पर वार कर ही देता है। वह पथेटिक कचरा डर के मारे चीखने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है वार हुआ ही नहीं। डोंग हायुन उसे नीचे देखकर समझ जाता है कि अब बस काफी है, क्योंकि वह खुद को उस शिटी विलन जितना गिराना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, वह पार्क को देखता है और इस बार पार्क अपनी इंसेन स्ट्रेंथ के साथ सीधे मन योंग के नी को डिमोलिश कर देता है। उसकी आंखों में सिर्फ रेज था, क्योंकि उसके लिए उस स्कमबैग की जिंदगी बर्बाद किए बिना घर लौटना नामुमकिन था। उधर स्कूल के बाहर खड़े लोग रूफटॉप की तरफ देखते हैं और उन्हें ऊपर से लटकता हुआ मन योंग का टूटा हुआ बॉडी दिखाई देता है। यह देखकर मन हल्का सा मुस्कुराता है और समझ जाता है सब खत्म हो गया। फिर वह और उसके गूंज अपने हाथ उठाकर हार मान लेते हैं, लेकिन साथ ही वह एक्साइटेड होकर कहता है कि यह कहानी किसी और दिन फिर जारी रहेगी। दूसरी तरफ इंसू गहरी सांस लेकर अपने आदमियों को रूफटॉप पर फाइट रोकने का आदेश देता है और अब डोंग हायुन के मन में सिर्फ एक सवाल बचता है, उनका अगला टारगेट कौन होगा? पार्क साफ कह देता है कि अब उसका अगला निशाना सीधे लीडर चंसू है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मन योंग व्हीलचेयर पर बैठा था, पूरे शरीर पर बैंडेजेस और हालत इतनी पथेटिक कि उसे देखकर कोई भी समझ जाए कि उसका क्या अंजाम हुआ। उधर एक स्कूल में कुछ आदमी हथियारों के साथ जमा होते हैं ताकि पार्क को रोका जा सके। उनका लीडर उन्हें रेडी रहने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही पार्क स्कूल के अंदर कदम रखता है, सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। फिर भी उनका लीडर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वे पार्क के सामने टिके रहें।
लेकिन अगले ही पल सबकी हिम्मत टूटने लगती है। यह देखकर लीडर खुद इरिटेट हो जाता है और तभी पार्क अचानक आगे झपटता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस लीडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गूंज सच में डर जाते हैं, लेकिन पार्क रुकता नहीं। वह लगातार आगे बढ़ता है और उन सबको बुरी तरह पीट देता है। फिर वह उन रेक्ट गूंज की फोटो लेकर चॉय को भेज देता है। फोटो देखते ही चॉय हंस पड़ती है और कहती है कि पार्क ने इस स्कूल का काम भी खत्म कर दिया। फिर उसे सरप्राइज तब होता है जब इंसू और डोंग हायुन की तरफ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। मतलब तीनों तरफ काम स्मूथली हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच जूनू उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वह चुपचाप सोचता रहता है। ये देखकर चॉय इरिटेट हो जाती है। तब जूनू उससे थोड़ा स्पेस मांगता है और कहता है कि वह लगभग अपने कंक्लूजन तक पहुंच चुका है। अचानक उसके चेहरे पर शॉक और एक्साइटमेंट साथ आ जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसने पूरा मामला समझ लिया था। चॉय तुरंत पूछती है कि क्या हुआ। तब जूनू फ्रस्ट्रेशन में बताता है कि अब उसे समझ आ गया है चंसू क्या खेल खेल रहा है। उसके मुताबिक इसकी के है पास्कल, एक ऐसा गेम जो रिलीज होने के सिर्फ कुछ घंटों में ही टॉप पर पहुंच गया था। लेकिन जूनू को एक बात बेहद सस्पिशस लगी। पूरा एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उस गेम का ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था और इसी वजह से उस गेम के शेयर्स 600 तक बढ़ चुके थे। चॉय अभी भी कंफ्यूज थी। तब जूनू साफ साफ कहता है इस सब के पीछे नेक्सस है। दूसरी तरफ चंसू के ऑफिस में मन आकर रिपोर्ट देता है कि पार्क और उसके लोग एक एक करके सारे स्कूल्स अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। अब लोगों के बीच यह बात फैल रही है कि नेक्सस चुप बैठा है क्योंकि गैंग वीक और विम्पी हो चुकी है और अगर यही चलता रहा तो धीरे धीरे उनका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मन के हिसाब से अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। चंसू उसकी बात समझता है और फिर लायन से एक बात पूछता है। लायन जवाब देता है कि ठीक 7 दिन बाद उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा। यह सुनकर चंसू तुरंत मन को ऑर्डर देता है 1 हफ्ते के लिए पीछे हट जाओ, दुश्मन के साथ किसी भी तरह की वॉर अवॉइड करो। वह गारंटी देता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में सब कुछ सेटल हो जाएगा क्योंकि चंसू के लिए अभी उन नोबॉडीज पर एक्शन लेना जरूरी नहीं था। चंसू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि सिर्फ कुछ दिनों में उनके पास 100 बिलियन वन होंगे। फिर वह मन से कहता है कि उसे अब भी उस पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर मन समझ जाता है कि उसका लीडर पार्क की प्रोग्रेस को रोकने के लिए कोई और उससे भी बड़ा प्लान चला रहा है और वह फिर से चंसू किम पर भरोसा कर लेता है। उधर जूनू के ऑफिस में चॉय स्कूल्स बांटना शुरू करती है। वह इंसू और पार्क के लिए कुछ स्कूल्स असाइन करती है और डोंग हायुन के लिए वह डोंगटीक हाई चुनती है, एक ऐसा स्कूल जिसे बीख्योन चॉय लीड करता है। वह कैजुअल तरीके से कहती है कि सामने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बस वह लड़का MMA बैकग्राउंड से है और उसके हिसाब से डोंग हायुन के लिए यह फाइट एफर्टलेस होगी। इतना कहकर वह आज का काम खत्म करती है और स्माइल के साथ सबको गुड आफ्टरनून कहती है। जब सब लोग वहां से निकलने लगते हैं तभी डोंग हायुन को उसकी बिहेवियर में कुछ अजीब महसूस होता है। जब चॉय अपनी मोटरबाइक लेकर निकलने वाली होती है वह उसे रोकता है और पूछता है क्या तुमने जो कहा वो सच में ठीक से सोचकर कहा था, क्योंकि जिस लड़के का उसने नाम लिया था वह चॉय के अपने स्कूल का था। यह सुनकर चॉय थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और हल्के ताने में कहती है कि लगता है उसके पास सच में वर्किंग ब्रेन है। फिर वह उसे हेलमेट थमाती है और पूछती है कि अगर उसके और प्लान्स नहीं हैं तो वह उसके साथ राइड पर चले। दोनों एक नई जगह पहुंचते हैं। वहीं चॉय अपनी कहानी शुरू करती है। वह बताती है कि उसकी स्टोरी भी कभी नेक्सस से जुड़े एक आदमी से टकराई थी। फिर बात धीरे धीरे उसके पास्ट पर आ जाती है। चॉय बताती है कि उसका फादर कचरा इंसान था। वह उनकी मदर को धोखा देकर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया। उसके बाद उसकी मां को पूरा फैमिली चलाने के लिए दिन रात काम करना पड़ा। हालात लगातार खराब होते गए और धीरे धीरे चॉय अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी। उसकी मां चाहती थी कि वह कम से कम स्कूल बंक करना बंद करे, लेकिन सच यह था कि वह खुद भी पूरी तरह पावरलेस थी। उसका भाई भी यह सब देखकर परेशान रहता था। ऐसे में चॉय उन लोगों के साथ घूमने लगी जिनकी जिंदगी भी उसकी तरह बिखरी हुई थी। उन्हीं लोगों के बीच उसे पहली बार बिलोंगिंग का एहसास हुआ। उसे लगा कि आखिर उसे ऐसे लोग मिल गए हैं जिन्हें वह सच में अपने दोस्त कह सकती है। इसके बाद वह कई अजीब और रिस्की चीजों में पड़ती चली गई, लेकिन उसे हमेशा भरोसा था कि वे लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। फिर एक दिन पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उस वक्त उसका टीचर उसे लेने आया। चॉय ने उसी वक्त कह दिया कि वह अपनी सांसें वेस्ट न करे क्योंकि वह जल्द ही स्कूल छोड़ने वाली है। लेकिन उसके टीचर ने उसकी बात पर वैसा रिएक्शन नहीं दिया जैसा उसने सोचा था। उसे उसकी पर्सनल मेस से फर्क नहीं पड़ा। उसे बस एक चीज अजीब लगी, इतना स्कूल मिस करने वाली लड़की के ग्रेड्स इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। वह उसे कहता है कि उसे और भी ज्यादा सीरियसली पढ़ना चाहिए, लेकिन चॉय उसे भी टालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह सब बस प्योर लक था। उस टीचर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने साफ कहा कि ज्यादातर बच्चे सिर्फ लक से 80 स्कोर नहीं कर सकते,
फिर उसने वो सारी बुक्स चॉय को वापस दे दी जो उसने पहले फेंक दी थीं, लेकिन साथ ही यह भी क्लियर कर दिया कि उसे उन किताबों से कोई मतलब नहीं है। उसने कहा वह अपनी जिंदगी के साथ जो चाहे करे, क्योंकि आखिरकार वह उसकी ओन लाइफ है। लेकिन एक बात उसने सख्ती से कही, जब तक ऑफिशियली ड्रॉप आउट नहीं करती तब तक कम से कम अपना हाल काबू में रखे। फिर जाते जाते उसने वार्निंग दी कि पुलिस के सामने दोबारा कोई स्टूपिड स्टंट मत करना। चॉय ने उसकी बात सरप्राइजिंगली सीरियसली ले ली। बाद में उसी रात वह अपनी गैंग के पास एक बेंच पर बैठी और अकेले में सब कुछ सोचने लगी। तभी पास हो रही हरकतों ने उसका ध्यान खींच लिया। एक मसलहेड ब्लॉन्डी कुछ छोटे लड़कों से पैसे के लिए झगड़ रहा था। उसने एक किड को थप्पड़ मारा। बच्चे डर के मारे कांपने लगे और बार बार प्रॉमिस करने लगे कि वे अगली बार बेहतर करेंगे। लेकिन वह ब्लॉन्डी इतना फ्यूरियस था कि उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। अचानक उसने अपनी पैंट की जिप खोली और उन बेबस स्टूडेंट्स पर पेशाब करना शुरू कर दिया। वह मलिशसली हंस रहा था, लेकिन अब चॉय के लिए यह बहुत हो चुका था। वह तुरंत उठी और अपना हेलमेट सीधा उसकी तरफ फेंक मारा। फिर उसने उन्हें पागल कहा और साफ बोली कि उन्होंने लिटरल किड्स के साथ बहुत ज्यादा कर दिया है। उसके हिसाब से उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी थी। हेलमेट लगते ही ब्लॉन्डी के सिर से खून बहने लगा और वह गुस्से से पागल हो गया। तुरंत उसके गूंज ने चॉय के बाल पकड़ लिए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक ने उसे थप्पड़ मारा और चुप रहने को कहा। ब्लॉन्डी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, तू हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रही है? चॉय के गाल में दर्द उठ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो अकेला पूरी गैंग को पीट रहा था। उस आदमी ने बैट उठाकर कई लोगों को एक एक करके गिरा दिया और फिर चॉय ने पहचान लिया, वह उसका छोटा भाई था। वह पूरी तरह कंफ्यूज रह गई। उधर गूंज उस पर टूट पड़े ताकि उसे लेसन सिखा सकें, लेकिन उसने किसी से हार नहीं मानी। वह आराम से उन लैकीज को हराता गया। फिर उसने चॉय का हेलमेट उठाया और उसी से ब्लॉन्डी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी यह एफर्टलेस वायलेंस देखकर सब शॉक रह गए। फिर वह उठकर ठंडे स्वर में ऐलान करता है, अब इस डिस्ट्रिक्ट का नया लीडर मैं हूं, बीख्योन चॉय। चॉय और उसका छोटा भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चॉय रिबेलियस थी, लेकिन बीख्योन हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता था। फिर भी आखिरकार वह नेक्सस का टारगेट बन गया। एक गैंग मेंबर उसे बुरी तरह पीटता था। वह ट्रैश गून देखता है कि लड़का पीछे हट रहा है, तो वह बार बार उसकी बहन के बारे में गंदी बातें दोहराने लगता है। वह उसे उकसाता रहता है और आखिरकार बीख्योन इतना गुस्से में आ जाता है कि आगे बढ़कर पंच मार देता है। लेकिन गैंग मेंबर आसानी से उसे दौज कर लेता है और उल्टा उसे पंच मारकर लेसन सिखाता है। बेचारा बीख्योन कभी नॉर्मल स्कूल लाइफ जी ही नहीं पाया। उसे पता था कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, इसलिए आखिर में वह खुद ही उस नेक्सस गून पर टूट पड़ा। और क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, बीख्योन ने अपने दांतों से उस स्कमबैग की नाक ही नोच डाली। उस पल जैसे वह पूरी तरह टूट गया, या यूं कहो उसी पल वह पूरी तरह बदल गया। गुस्से में पागल होकर उसने सबको चैलेंज दिया, अब कोई भी उसके साथ पंगा लेकर देखे। गूंज उस पर टूट पड़े, लेकिन बीख्योन बिना डरे सबका सामना करता रहा। धीरे धीरे उसकी फाइट्स की रूमर्स पूरे स्कूल में फैलने लगीं और फिर एक दिन अचानक एक नेक्सस मेंबर उसके पास आया और उसे गैंग ज्वाइन करने का ऑफर दिया। बीख्योन ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वह प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल हो गया। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। जब वह घर लौट रहा था तब उसका पार्टनर उसे एक ट्रैप के बारे में वॉर्न करता है, लेकिन सामने कई आदमियों को देखकर भी वह कॉन्फिडेंस के साथ वहीं खड़ा रहता है। वह एक को गिराकर साफ कह देता है, वह कभी भागने वाला नहीं है। फाइट घंटों तक चलती है, लेकिन आखिरकार गूंज की भीड़ के सामने वह नीचे गिर जाता है। वे उसके चेहरे को पैरों से कुचलते हैं और अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसी पल उसे समझ आता है शायद अब उसका अंत हो चुका है। लेकिन तभी चंसू आ जाता है और लिटरली उसकी जान बचा लेता है। चंसू उसे देखता है और कहता है कि इतनी बुरी ऑड्स के बावजूद इतनी देर तक टिके रहना अमेजिंग है। फिर वह हल्की स्माइल के साथ उसे फॉर्मेलिटीज छोड़ने को कहता है। बीख्योन उस पल सच में इंस्पायर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ गूंज चंसू को देखकर डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर टूट पड़ने का फैसला करते हैं। बीख्योन की पूरी जिंदगी में उसे एक चीज से नफरत रही थी, लोगों की पीठ देखना। उसके लिए उसकी बहन, उसके पेरेंट्स सब कमजोर, सेल्फिश या कावर्ड लोग थे। उसकी जिंदगी में जो भी था उसे वह किसी न किसी तरह कावर्डिस रैट ही मानता था। लेकिन चंसू को अपने सामने खड़े देखकर पहली बार उसके अंदर कुछ बदलता है। सब आदमी एक साथ चंसू पर टूटते हैं, लेकिन वह उन्हें एफर्टलेसली हरा देता है। ये देखकर बीख्योन की आंखों में फिर से डिटर्मिनेशन जल उठती है और उसी पल वह डिसाइड करता है अब उसकी लाइफ पर्पस चंसू को फॉलो करना है। बाद में चॉय उससे इस डिसीजन को लेकर कन्फ्रंट करती है, लेकिन उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह साफ कहता है कि चंसू ने खुद उसे चुना है और अब वह सिर्फ उसके ऑर्डर्स पूरे करने के लिए जी रहा है। वह चॉय को वार्निंग देता है, चंसू के रास्ते में कभी मत आना और अगर जरूरत पड़ी
तो वह अपने हाथों से उसे भी मार देगा। इसके बाद पूल क्लब में बीख्योन एक और इशू उठाता है। वह कहता है कि बहुत सारे बेवकूफ बच्चे अब यह भूल चुके हैं कि उन्हें नेक्सस से डरना चाहिए। उसके हिसाब से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर्स की तरफ से उन्हें जीरो सपोर्ट मिल रहा है। वह टीचर्स को विम्प्स कहता है और पूछता है कि वे कोऑपरेशन से इतना बच क्यों रहे हैं। फिर वह फैसला करता है कि अब उनका नॉनसेंस खत्म करना होगा। वह उन्हें ऑर्डर देता है कि अब से जो प्लान्स वह बताएगा उनमें उन्हें कोऑपरेट करना ही होगा। लेकिन तभी एक टीचर सामने आता है और साफ कहता है कि टीचर्स को उसके घटिया ऑर्डर्स से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर बीख्योन ठंडे स्वर में पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? टीचर्स कहते हैं, हाँ है। और बस इतना सुनते ही बीख्योन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वह स्नूकर स्टिक उठाता है और उसी से टीचर को बुरी तरह मारता है, यहां तक कि उसकी लेग में घोंप देता है। यह देखकर वहां मौजूद बाकी सब लोग शॉक में जम जाते हैं। वह बाकी सबको भी खुला चैलेंज देता है, अगर आना है तो सामने आओ, लेकिन उसकी एक्शंस को हल्के में लेने की गलती मत करना। दूसरी तरफ चॉय अपने भाई की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन वह उसे रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स की जिंदगी नर्क बनने लगी। बीख्योन हर दिन उन्हें किसी न किसी घटिया तरीके से टॉर्मेंट करता रहा। हालत इतनी खराब हो गई कि ज्यादातर टीचर्स ने आखिरकार हार मान ली और स्कूल्स छोड़कर चले गए। लेकिन चॉय का होमरूम टीचर अलग था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े कारण के बावजूद टीचर्स रिजाइन करके भाग जाएंगे। वह तो खुद तैयार था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह स्टूडेंट से सीधे भिड़ जाएगा। उसके हिसाब से टीचर्स चाहें तो रिजाइन करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने स्टूडेंट्स की थी, क्योंकि गैंग की तरफ से उन्हें लगातार डेथ थ्रेट्स मिल रही थीं। और इसी वजह से उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो वह अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जो टीचर्स पीछे नहीं हटे, बीख्योन ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। आखिरकार चॉय का होमरूम टीचर भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहां भी उसने चॉय से कहा कि वह ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पर चॉय के अंदर एक नई तरह की गिल्ट पैदा हो चुकी थी। अब वह सिर्फ दुखी नहीं थी, उसे शर्म आने लगी थी। और उसी शेम में उसने अपनी रिंग फेंक दी और हमेशा के लिए नेक्सस छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि अब उन स्कमबैग्स को वह खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करेगी। इतनी बात कहकर वह अपनी स्टोरी खत्म करती है। उसका मानना था कि लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते, इसलिए डोंग हायुन को सिर्फ इस वजह से हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि बीख्योन उसका भाई है। लेकिन डोंग हायुन फिर भी कहता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा उसे समझाने की। उधर एक फूड स्टोर में पार्क स्कूल के लीडर को ढूंढ निकालता है। वह आदमी उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन पार्क पर उसका कोई असर नहीं होता। वह बिना मर्सी के उसे भी रेक कर देता है। दूसरी तरफ इंसू भी अपना काम खत्म कर चुका था। दोनों हंसते हुए पूछते हैं कि आखिर डोंग हायुन को क्या हो गया है। तब रेडहेड उन्हें बेवकूफ कहता है और समझाता है कि उसका स्कूल बस बहुत दूर है। फिर वह एक स्नूकर क्लब में दाखिल होता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही वह स्तंद रह जाता है। वहां कोई भी नहीं था। उसी समय दूसरी तरफ चॉय भी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उसे एक औरत की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। चॉय रुकती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह औरत उसे बेवकूफ बना देती है और तुरंत अपना असली रंग दिखा देती है। चॉय पहले कंफ्यूज होती है, लेकिन अगले ही पल समझ जाती है कि वह चारों तरफ से आदमियों से घिर चुकी है। गूंज उसे वॉर्न करते हैं कि वह पलटकर फाइट न करे, लेकिन चॉय उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी। वह अपने हेलमेट से एक आदमी को जोर से मारती है और उसे पीछे धकेल देती है। फिर वह औरत भी कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन चॉय उसे भी स्मैक कर देती है। तभी अचानक एक बैट उसके सिर पर लगती है और चॉय बेहोश हो जाती है। फिर वे आदमी अपने बॉस को खबर देते हैं टारगेट पकड़ी जा चुकी है। जब चॉय होश में आती है तो खुद को बंद पाया। वह दरवाजे पर जोर जोर से मारती है और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगती है, उसे बाहर निकालो, और गुस्से में अपने भाई का नाम लेकर उसे पुकारती रहती है। आखिरकार बीख्योन सामने आता है और पता चलता है कि चॉय कई घंटों से लगातार चिल्ला रही थी। वह दरवाजे पर किक मारता है और ठंडे स्वर में कहता है, कम से कम 5 दिन तक अपना मुंह बंद रखो ताकि उसे किसी को मारना न पड़े। फिर वह साफ वार्निंग देता है, अगर वह ऐसे ही चलती रही तो वह मान लेगा कि वह चंसू के रास्ते में आ रही है और फिर उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। लेकिन यह सुनकर चॉय डरती नहीं। वह उल्टा मुस्कुराने लगती है, लेट जाती है और उसके वर्ड्स दोहराकर हंसती है। उधर चंसू की बिल्डिंग में मन उसे पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट देता है। उसके मुताबिक पार्क और उसके लोग लॉयल्टी के मामले में पागल हैं, इसलिए वे चॉय की जान को खतरे में डालकर कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। यह सुनकर चंसू ग्रिन करता है और उम्मीद करता है कि चीजें ऐसे ही चलती रहें। फिर वह कहता है कि प्लान अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। दूसरी तरफ जूनू के ऑफिस में सब लोग टेंस बैठे थे। जूनू डिसाइड करता है कि अब उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि दुश्मनों ने चॉय को हॉस्टेज बना लिया है। लेकिन साथ ही वह एक और खतरनाक बात बताता है,
अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो चंसू मल्टी मिलियनेयर बन जाएगा, और उस लेवल पर पहुंचने के बाद शायद इवन जुनू भी उसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए रिस्क होने के बावजूद वह ऑर्डर देता है कि वे लोग गैंग को लिटिल बाय लिटिल डिस्ट्रॉय करते रहें। तभी इंसू एक सवाल उठाता है। वह मानता है कि नेक्सस को हराया जा सकता है, लेकिन इससे भी चंसू अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रुकेगा, क्योंकि गेम के स्टॉक्स पहले ही एक्सपेक्टेशंस से बहुत ऊपर जा चुके हैं। इंसू के हिसाब से वे शायद पहले ही हार चुके हैं। यह सुनकर जुनू हल्का सा हंसता है। वह समझता है कि इंसू क्या कहना चाहता है, लेकिन कहता है कि वे सब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर रहे हैं। जुनू ठान चुका था कि वह हर हाल में जीतेगा, चाहे इसके लिए उसे घटिया तरीके ही क्यों न अपनाने पड़े। फिर वह सबको अशूर करता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अब भी एक प्लान है जो पूरी टाइड बदल सकता है। जुनू इंसू की बात मानते हुए कहता है कि हाँ, नेक्सस ने गेम के शेयर्स को ओरिजिनल प्राइस से 8 गुना तक पहुंचा दिया है, लेकिन असली बात यह है स्टॉक्स अभी बेचे नहीं गए हैं, और जुनू के हिसाब से इसका मतलब साफ है, चंसू का प्लान अभी पूरा नहीं हुआ, उसे अभी और टाइम चाहिए। फिर एक ईवल एक्सप्रेशन के साथ जुनू चंसू का असली प्लान समझाता है। वह शॉर्ट सेलिंग करने वाला है। पार्क के सिर के ऊपर से पूरी बात निकल जाती है, तो जुनू उसे आसान भाषा में समझाता है। वह कहता है चंसू ने पहले शेयर्स बोरो किए हैं और अब सही वक्त आने पर उन्हें पूरी तरह लिक्विडेट करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी जब शेयर्स वापस करने की घड़ी आएगी तो वह बस उतने शेयर्स खरीदकर लौटाएगा जितने जरूरी हों। लेकिन असली खेल इससे भी गंदा है। जुनू प्रिडिक्ट करता है कि रिडेम्पशन डेट पास आते ही चंसू खुद ही प्राइस को नीचे धकेलेगा, ताकि मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाए, और फिर अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वह शेयर प्राइसेस को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जुनू के हिसाब से यहीं पर पार्क और इंसू खेल में कूदेंगे और पूरा प्लान बिगाड़ देंगे। उधर डोंग हायुन अब भी चॉय को लेकर परेशान था। तब जुनू उसे अशूर करता है कि वे लोग चॉय को वापस ले आएंगे। फिर वह एक शॉकिंग बात बताता है। उसने चॉय को घंटों पहले ही ट्रैक कर लिया था, यानी चाहें तो वे उसे कभी भी रेस्क्यू कर सकते हैं। यह सुनते ही डोंग हायुन गुस्से से भर जाता है। वह पूछता है, अगर ऐसा था तो तूने यह बात इतनी देर तक छिपाकर क्यों रखी? जुनू उसे देखता है और उसकी बेचैनी देखकर मजाक में कह देता है कि शायद रेडहेड को प्यार हो गया है। यह सुनकर डोंग हायुन ऑकवर्ड हो जाता है और तुरंत शर्मिंदा पड़ जाता है। वह बहाना बनाने की कोशिश करता है, फिर बिना और कुछ सुने चॉय को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जुनू बाकी लोगों को भी खड़े होने का ऑर्डर देता है, लेकिन पार्क और इंसू अभी भी कंफ्यूज थे। तब इंसू सारी फैंसी बात छोड़कर पार्क को आसान भाषा में समझाता है। उन्हें बस और गूंज को पीटना है। यह सुनकर जुनू विकेड स्माइल के साथ हंसता है और कहता है कि वे गूंज को हैंडल करें। पैसों वाला मैस वह खुद संभालेगा। कुछ ही देर बाद पार्क और डोंग हायुन लोकेशन पर पहुंचते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर गूंज की पूरी आर्मी छिपी बैठी थी। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी जगह ट्रैक हो चुकी है, लेकिन शॉक से बाहर आते ही सब दोनों पर टूट पड़ते हैं। पार्क तुरंत फैसला करता है गूंज को वह खुद संभालेगा और अपने होमी को कहता है कि वह आगे बढ़कर चॉय को प्रोटेक्ट करे। डोंग हायुन तुरंत हेल्पलेस चॉय की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी एक गून भागकर बीख्योन को खबर देता है कि प्रोटैगनिस्ट ने हमला कर दिया है। यह सुनकर चॉय अपने भाई को स्ट्यूपिड कहती है और बता देती है कि उसके पास शुरू से ही ट्रकर था। फिर वह उसे ताना मारते हुए कहती है अब उसकी पिटाई होने वाली है। बीख्योन दरवाजा खोलकर बाहर आता है, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए। वह अपनी ही बहन से कहता है कि गलती उसी की थी। इसी बीच डोंग हायुन और पार्क उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने था बीख्योन, जिसने अपनी ही सिस्टर को हॉस्टेज बना रखा था। वह उन्हें वार्निंग देता है और कहता है कि वे बस वापस चले जाए। यह सुनकर डोंग हायुन के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। वह उसे घूरता है, लेकिन अगले ही पल सीन पलट जाता है। अचानक चॉय खुद अपने भाई को पटक देती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह उतनी वीक नहीं है जितनी दिखती है। बस यही मौका देखकर डोंग हायुन आगे बढ़ता है और एक क्रेजी पंच मारता है जो बीख्योन को पीछे फेंक देता है। बीख्योन अब अंदर ही अंदर इरिटेट होने लगता है। वह मानता है कि अपनी सिस्टर को अंडर एस्टिमेट करना उसकी गलती थी, लेकिन क्योंकि वह किसी को भी चंसू का प्लान खराब नहीं करने देना चाहता, इसलिए अब वह पूरी तरह सीरियस हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि अब इन सबको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। अगले ही पल वह एक विंडो फ्रेम उठाकर डोंग हायुन की तरफ फेंकता है। डोंग हायुन उसकी चीप ट्रिक्स का मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी बीख्योन उसका फेस पकड़ लेता है और ठंडे स्वर में कहता है इसे चीप ट्रिक नहीं स्ट्रेंथ कहते हैं। वह डोंग हायुन के चेहरे को लगभग तोड़ ही देता, लेकिन उसका पंच आखिरी पल में डॉज हो जाता है। इसके बाद वह लगातार अटैक्स फेंकता रहता है, लेकिन रेडहेड उसकी हर चाल को पढ़ लेता है और बिना चोट खाए बचा रहता है। फिर डोंग हायुन एक किक मारता है और ताना मारते हुए पूछता है इस बकवास को स्ट्रेंथ किसने कहा था? उसे खुद ही जवाब समझ आ जाता है।
तुम्हारे उस घटिया लीडर ने। फिर वह बिख्योन को समझाने की कोशिश करता है कि चंसू बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चॉय का भाई अब भी उसी की तारीफ में अंधा बना रहता है। गुस्से में वह दीवार पर पंच मार देता है। यह देखकर डोंग हायुन तय करता है कि अब उसे लेसन देना ही पड़ेगा। वह एक जोरदार किक मारकर बिख्योन को पीछे फेंक देता है और उसे सीधा सबसे बड़ा ग्लेजर कह देता है। वह मानता है कि बिख्योन ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन वह यह भी साफ कहता है कि शायद यह वह इंसान नहीं है जो वह सच में बनना चाहता था। फिर डोंग हायुन सबसे कड़वा सच उसके मुंह पर मारता है। चंसू को शायद बिख्योन की जरा भी परवाह नहीं। उसे यहां बस टाइम भाई करने के लिए भेजा गया है। वह उसे झकझोरने की कोशिश करता है और पूछता है कि वह चंसू के लिए इतना अंधा क्यों बना हुआ है, लेकिन बिख्योन अब भी नहीं समझता। आखिरी डेस्परेट कोशिश में वह फिर से आगे झपटता है, लेकिन इस बार डोंग हायुन उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। डोंग हायुन नहीं जानता कि बिख्योन ने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा है, लेकिन उसे इतना जरूर लगता है कि वह पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। बिख्योन के लिए यह मानना आसान नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से सर्वाइवल के लिए उसे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट बनकर ही जीना पड़ा, और उसी दुनिया में चंसू वह आदमी था जिसने उसे पहली बार कोई रास्ता दिखाया। बिख्योन यह जानता था कि वह टेरिबल चीजें कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह पहले ही डिसाइड कर चुका था कि अब वह चंसू के पीछे ही चलेगा, चाहे वह रास्ता कितना भी डिप्रेसिंग या पेनफुल क्यों न हो। उसके लिए यह काफी था कि उसकी बिखरी हुई जिंदगी में कोई आया और वही उसकी होप बन गया। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है और रेज में चीखने लगता है। ये डेस्परेशन देखकर चॉय डांट भींच लेती है, जबकि उसका भाई फिर से अटैक करने दौड़ता है। डोंग हायुन उसे फिर रेक करता है और कहता है कि अब यह सब डिप्रेसिंग होता जा रहा है, लेकिन बिख्योन फिर भी गिरकर नहीं रुकता। वह डोंग हायुन को पकड़कर संभाव खड़ा रहने की कोशिश करता है, तो रेडहेड आखिर उसे नॉकआउट कर देता है। फिर भी बची खुची ताकत से वह डोंग हायुन की लेग पकड़ लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब में उसके चेहरे पर स्टॉम्प पड़ता है। उसी पल चॉय के दिमाग में पुरानी सारी मेमोरीज दौड़ने लगती हैं, और फिर इतनी पिटाई खाने के बाद भी उसका भाई एक बार फिर उठ खड़ा होता है। अब डोंग हायुन सच में इरिटेट होने लगता है, लेकिन चॉय उसे रोक देती है और इस बार खुद आगे बढ़ती है। वह अपने भाई को एक जोरदार स्लैप मारती है और आंसुओं से भरी आंखों के साथ चिल्लाती है, अब तो जाग जाओ। फिर वह उसे याद दिलाती है कि नेक्सस ने क्या क्या किया है। उसके फ्रेंड का नी तोड़ दिया, पार्क की जिंदगी को इनसेन लॉसूट से बर्बाद किया और जूनू से उसका प्रेशस फ्रेंड और फैमिली तक छीन लिया। वह बिख्योन को समझाने की कोशिश करती है कि एक दिन यही उसकी घटिया गैंग उसे भी धोखा देगी और उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। फिर वह उससे माफी मांगती है और बदल जाने की भीख मांगती है। डोंग हायुन भी उसका साथ देता है। वह कहता है कि बिख्योन को अपनी जिंदगी सुधारने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। फिर रेडहेड अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है वह अब भी बदल सकता है और जीरो से फिर से शुरू कर सकता है। एक पल के लिए डेस्परेट बिख्योन डोंग हायुन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह उसे अपनी तरफ खींचकर हमला कर देता है। अब वह पूरी तरह जानवर की तरह बिहेव करने लगता है और साफ कह देता है वह अपने लीडर को कभी बिट्रे नहीं करेगा। फिर बिख्योन खिड़की से कूदकर भाग जाता है। यह देखकर चॉय फ्रस्ट्रेशन में भर जाती है, लेकिन डोंग हायुन उसे काम करता है और कहता है कि उसका पंच लगा भी नहीं। सच कहे तो उसे अपने बारे में नहीं, बिख्योन के फ्यूचर की ज्यादा चिंता है, क्योंकि जिस दिन चंसू सच में आपा खो देगा उस दिन बिख्योन की पूरी जिंदगी फिर से टूट जाएगी। उधर चंसू की बिल्डिंग में लीडर अपने आदमियों के साथ शॉर्ट सेलिंग की प्रोग्रेस देख रहा था। उसे बताया जाता है कि आज तक उनका काम 20 तक पहुंच चुका है। लायन यह देखकर हैरान था कि मार्केट इतनी तेजी से गिर रही है। उसे उन लोगों के लिए बुरा भी लगता है जो अपना पैसा खो रहे थे, लेकिन चेंसू को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह सबकी तारीफ करता है और आज के लिए ट्रेडिंग रोक देता है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है एक ट्रेडर अचानक चिल्ला उठता है, क्योंकि उसने प्राइस में 6 गेंद देख लिया था। अचानक मार्केट उनकी उम्मीद के उलट जाने लगती है। अब वे लोग खुद पैसा खोने लगते हैं और यह देखकर चंसू तक शॉक हो जाता है। उसके आदमी तुरंत समझ जाते हैं कि बाहर से कोई मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरी तरफ जुनू उनके पूरे स्कीम को समझ चुका था और उसने टाइड अपने फेवर में पलट दी। एक ईवल एक्सप्रेशन के साथ वह प्रैक्टिकली अनाउंस कर देता है चंसू खत्म हो चुका है। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर उड़ने लगती है चंसू के आदमी पैनिक करने लगते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि मार्केट फिर से नीचे आएगी, लेकिन फिर उनकी हालत और खराब हो जाती है। जैसे ही प्राइस 18 क्रॉस करती है और ट्रेड क्लोज होता है, लायन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फोन पर फोन आने लगते हैं। ट्रेडर्स यकीन ही नहीं कर पाते कि कोई इस लेवल पर मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जूनू अपनी जगह बैठा मुस्कुरा रहा था
और समहाउ उसने वही इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कर दी थी। अब चंसू के चेहरे पर पहली बार साफ एंगर दिखाई देने लगता है और तभी उसकी नजर पड़ती है। बीख्योन अंदर आने की कोशिश कर रहा था, वह चंसू को पुकार कर और बक्कअप मांगता है, साथ ही प्रॉमिस करता है कि वह सिचुएशन संभाल लेगा। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसका लीडर उसकी बात सुन रहा है, लेकिन अगले ही पल चंसू उसके पेट में किक मार देता है और उसे लिटरली अपना पंचिंग बैग बना देता है। वह बीख्योन को दूर उछाल देता है और उसे वर्थलेस कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक वह टाइम बाई करने के लिए मरते दम तक नहीं लड़ा। अब चंसू मन को सुनने का ऑर्डर देता है और मान लेता है कि अब जीतने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, उसे खुद अपने हाथ गंदे करने होंगे। फिर वह मन से कहता है, सभी चैप्टर लीडर्स को इकट्ठा करो। यह सुनते ही मन की एक्साइटमेंट लौट आती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि आखिर होने क्या वाला है। और चंसू भी साफ कर देता है, अब वह खुद प्रोटैगनिस्ट से निपटने जा रहा है। अगले दिन चंसू का ट्रेटर न्यूज देखकर शॉक में पड़ जाता है। पास्कल ने जूनू की कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा था और सब कुछ एग्जैक्टली जूनू के प्लान के हिसाब से चल रहा था। उधर चंसू यह सब देखकर हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसके एनिमीज आगे क्या करेंगे, अगर उनके पास अभी कोई कार्ड बचा भी है तो। दूसरी तरफ एक स्कूल बिल्डिंग के बाहर चंसू अपनी आर्मी यानी नेक्सस की एलीट फोर्स के सामने खड़ा था। सभी चैप्टर्स के लीडर्स अपने लीडर के सामने इकट्ठा हो चुके थे। चंसू बात को सिंपल रखता है, वह उन्हें याद दिलाता है कि सिर्फ 2 साल में उन्होंने पूरे कॉरियर को जीत लिया था। उन्होंने अपना नाम बनाया, पैसा कमाया और अपनी पावर हर जगह फैला दी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अब सबको पार्क की वापसी के बारे में पता चल चुका है और पार्क की वजह से अब ज्यादा से ज्यादा लोग नेक्सस के खिलाफ खड़े होने लगे थे। इसीलिए गैंग की रेप्यूटेशन को दांव पर देखते हुए चंसू सबको ऑर्डर देता है, दिन खत्म होने से पहले पार्क को उसके सामने लाया जाए। उसके चेहरे पर टेरिफाइंग एक्सप्रेशन था, क्योंकि वह पार्क को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि दुनिया को फिर से दिखा सके कि नेक्सस क्या कर सकती है। यह सुनकर सारे आदमी डिटर्मिनेशन के साथ चिल्लाते हैं, लेकिन तभी अचानक सबकी नजर एक तेजी से आती हुई कार पर पड़ती है। वह कार सीधा बिल्डिंग के दौज तोड़ती हुई अंदर घुसती है और सीधे लीडर की तरफ बढ़ती है। गूंज जान बचाने के लिए इधर-उधर कूदकर हटते हैं। फिर जैसे ही कहा जाकर चंसू के सामने रुकती है, उसमें से जूनू बाहर निकलता है और उतरते ही उनकी इस घटिया मीटिंग पर हंसने लगता है। वह उन्हें बस थग्स का एक झुंड कहता है और चंसू को उनकी पिछली बातचीत याद दिलाता है। फिर विकेड स्माइल के साथ जूनू अपनी जीत सेलिब्रेट करता है, क्योंकि आखिरकार वह चंसू के चेहरे से उसकी फेक स्माइल छीनने में कामयाब हो गया था। चंसू मानता है कि उसे इतनी बड़ी पलटवार की उम्मीद नहीं थी और जूनू को उसके इंसेन मूव के लिए क्रेजी कहता है। जूनू हंसते हुए जवाब देता है कि उसे पहले से पता था ये काम नॉर्मल लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके बाद वह चंसू के बैकअप प्लान का मजाक उड़ाता है। उसे यह देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि चंसू का प्लान बस इतना है कि वह गूंज इकट्ठे करे और पार्क पर भीड़ चढ़ा दे, जैसे कोई लिटरल विम्प हो। इस पूरे शिट शो से बचने के लिए जूनू एक नया सुझाव देता है, 3 on 3 फाइट। चंसू पहले उसकी बातों में नहीं आता, लेकिन जूनू खुद को करेक्ट करता है और कहता है कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब बड़े लोग मैटर सेटल करते हैं तो बीच में एक चीज आती है, डील। फिर जूनू सीधी ऑफर रखता है, अगर जरूरत पड़ी तो वह गेम के राइट्स तक दांव पर लगाने को तैयार है। और इतना ही नहीं, अगर चंसू जीत गया तो जूनू हर तरह का रिवेंज यहीं खत्म कर देगा। लेकिन अगर जूनू जीता तो चंसू को पीछे हटना होगा और नेक्सस को हमेशा के लिए डिसबैंड करना होगा। जूनू अपने वर्ड्स एकदम क्लियर रखता है और फिर उसे ताना मारते हुए कहता है, अगर इतनी सिंपल कंडीशंस भी उसके लिए मुश्किल हैं तो इसका मतलब वह बस एक पथेटिक लिटिल वुस है। यह सुनकर चंसू इंसल्टेड फील करता है, लेकिन अपनी प्राइड बचाने के लिए वह यह डील एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, लेकिन एक और शर्त के साथ चंसू एक और शर्त रखता है, पार्क सिर्फ उसका होगा। वह साफ कहता है कि इस वक्त उसका मूड इतना खराब है कि अगर वह जीत भी गया तो उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वह पार्क की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद न कर दे। फिर टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ चंसू उसे कहता है, पूरी कोशिश करके देख। डील अब ऑफिशियली तय हो चुकी थी। तब जूनू रूल्स समझाता है। वह बताता है कि जिस टीम के तीनों फाइटर्स डाउन हो जाएंगे वही हारेगी। इसके बाद वह अपने 3 फाइटर्स चुनता है। दूसरी तरफ चंसू मन और गैंग के हेड जिह्योक को चुनता है। अब सब कुछ दांव पर लगा था, एक ही चैप्टर, एक ही फाइट और यही मुकाबला उनकी फेट डिसाइड करने वाला था। जूनू आखिरकार इस निर्णायक बैटल की शुरुआत अनाउंस कर देता है। जैसे ही चुने गए फाइटर्स आमने सामने आते हैं, उधर डोंगचन इरिटेट होकर पूछता है कि उसे क्यों नहीं चुना गया। उसके हिसाब से उसके पास वही सब है जो उस गरिलर जैसे आदमी के पास है, इसलिए वह खुद को इंसल्टेड महसूस करता है। लेकिन चंसू उसे सीधा जवाब देता है, जिह्योक तुम दोनों से स्ट्रॉन्गर है,
यह सुनकर डोंगचन शॉक में पड़ जाता है। फिर भी चंसू उसे कहता है कि बस थोड़ा पेशेंस रखे और खुद देख ले कि वह आदमी कितना मॉन्स्ट्रस है। तभी जिहोक आगे बढ़ता है और कहता है कि वह पहले जाएगा। यह देखकर इंसू भी सामने आता है और अनाउंस करता है जिहोक का सामना वही करेगा। यह सुनकर वह मसल हेड थोड़ा अजीब फील करता है। उसे लगता है कि इंसू को कम से कम वेट क्लासेस की समझ तो होनी चाहिए थी। वह सोचता है कि क्या इंसू सच में ठीक से सोच रहा है, लेकिन इंसू उसका लॉजिक समझते हुए भी सीधा चैलेंज देता है। देख लेते हैं जब मैं सच में जीत जाऊंगा तब भी क्या वेट क्लास मैटर करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।